हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है और उसी दिशा में आज हम रिवीजन क्लास में करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये मार्केट में नई पुस्तक आई हुई है 2025 की। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज। ये घटना चक्र की बुक है और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत चांस हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चनों को यहाँ कवर किया गया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में नहीं दिया है, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, जिससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो सकता है। इस बुक से सुपर फास्ट रिवीजन हो सकता है। मात्र 6 से 7 पेज में आपका पॉलिटी पूरा खत्म किया गया है इसमें। तो 6 से 7 पेज पढ़ने में आपको कितना भी अगर सुपर फास्ट पढ़ेंगे तो 40 से 45 मिनट में आप पूरा रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था करेंगे। अगले में ऐसे टॉपिक वाइज हम पूरी बुक को 4 से 5 दिन में पूरा कवर कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। फैक्चुअल क्वेश्चन में काफी बार ये पूछ देता है कि समिति और उनके अध्यक्षों के बारे में। तो सबसे पहला है संघ शक्ति जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। और मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन के एम मुंशी थे। अब कार्य संचालन अब संबंधी समिति, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। काफी बार पूछ देता है इसके कौन सदस्य नहीं थे या इनमें से कौन सदस्य थे। तो पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सहित 7 थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव। इनके स्थान पर बी.एल. मित्रा ने स्थान लिया था। इन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी आए। और एन माधव राव जो थे बी.एल. मित्रा के स्थान पर आए। बी.एल. मित्रा स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट की बात करें संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले अध्यक्ष उसी दिन 9 दिसंबर को बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें 9 को बनाया गया था। ये 2 दिन मात्र रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन 11 तारीख तक। और 11 को बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो एस सी मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव। और संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? तो 114 दिन। कुल व्यय कितना हुआ? तो 63,96,729 रुपए हुआ। और कुल वाचन की बात करें तो 3 वाचन हुए थे। और संविधान अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं। और एक दिवस और मनाया जाता है, दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है तो वो भी आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आंतरिक मंत्रिमंडल आता है जो 1946 का था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से मंत्रालय थे? उपाध्यक्ष ये थे। और विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधी मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा, लियाकत अली के पास वित्त, और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय था। आसफ अली के पास रेल मंत्रालय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। डॉक्टर सी एच भाभा के पास कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय था। बलदेव सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्रालय था। आई आई चुंदरीकर के पास वाणिज्य मंत्रालय था। और अबुर रब नस्तर की बात करें तो संचार, डाक एवं वायु मंत्रालय इनके पास था। गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। और जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। अब हम संविधान के स्रोत और उन्हें किस देश से लिया गया है, तो यही स्रोत
की बात करेंगे तो सबसे पहला है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा अन्य कई देशों से भी संविधान के निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ये काफी बार पूछ देता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो ये फैक्चुअल होते हैं क्वेश्चन और इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उन कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए इस समय। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, वो भी यहीं से लिया गया है। और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान भी यूएसए से ही लिया गया। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये आपका कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी जो नीति सिद्धांत है, वो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो हैं वो आपका आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और संपत्ति सूची की व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो है वो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट की बात करें सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य तथा न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो आपका सोवियत संघ से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और फ्रांस की बात करें स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट की बात करें भारतीय संविधान की बात की गई है, तो भारतीय संविधान में जो भाग दिए हुए हैं, तो पहले भागों की चर्चा की गई है, फिर उसके बाद अनुच्छेदों की। तो पहला भाग जो आता है, भाग भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता कौन से भाग के अंतर्गत आता है, संघ का कौन से भाग के अंतर्गत आता है, आपातकालीन का जिक्र कौन से भाग में है। तो ये आप कंप्लीट करके जाइएगा अच्छे से। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो आता है भाग 1 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल की बात करें तो 1 से 4 तक है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। मूल अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 के अंतर्गत इसका जिक्र है। डीपीएसपी की बात करें तो 36 से 51 तक और भाग 4 के अंतर्गत इनका जिक्र है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो 51 का, अनुच्छेद 51 का में इसका जिक्र है और भाग 4 का, दोनों जगह का आ रहा है, इस कारण मूल कर्तव्य में भी का आ रहा है। तो तीनों जगह का याद रखना, तो इससे ट्रिपल का आप याद कर लेना। ट्रिपल का से आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 51 का, फिर मूल कर्तव्य का भी का और भाग 4 का। तो इस तरीके से आपको याद बना रहेगा। संघ की बात करें तो 52 से 151 तक संघ का जिक्र है। और संघ के अंतर्गत अध्याय 1 में कार्यपालिका का, संघ अध्याय 2 में संसद का, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार का और भाग 4 में संघीय न्यायपालिका का, भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र है। अब हम भाग 6 की बात करें तो भाग 6 के अंतर्गत राज्य आता है। आर्टिकल की बात करें तो 152 से 237 तक है। और इसमें अध्याय 1 में सामान्य और 2 में कार्यपालिका, 3 में राज्य विधानमंडल, 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार और 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय की जिक्र किया गया है। और भाग 7 की बात करें तो प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य और निरसित का मतलब होता है डिलीटेड जो किए गए हैं, उनका जिक्र है। और आर्टिकल की बात करें तो 238 है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है, यूटीज आते हैं। तो ये आर्टिकल की बात करें 239 से 242 तक जिक्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीन आपके जो बहुत पूछे जाते हैं, पंचायतें, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां हैं। पंचायतों का जिक्र जो है भाग 9 में है। आर्टिकल की बात करें तो 243 से 243 ऋण तक है। भाग 4 काके 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाएं आती हैं। आर्टिकल की बात करें तो 243 ता से 243 या छा तक इनका जिक्र है। और भाग 9 खा की बात करें तो सहकारी समितियों की बात आती है। और ये जो आर्टिकल है 243 या जा से 243 या ना तक इनका जिक्र है। और भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र आता है 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध आता है 244 से 245 से 263 तक। इसमें भी अध्याय में बांटा गया, दो अध्याय में, पहले में विधायी संबंध, दूसरे में प्रशासनिक संबंध। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं
और बाद का आता है जिसके 301 में मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो 300 का में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसमें अध्याय में बांटा गया 12 को। तो पहले में वित्त, दूसरे में आपका उधार आ जाता है अध्याय में, तीसरे में वित्त संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और बाद आते हैं, और भाग 4 में संपत्ति का अधिकार आता है। ये आप अध्याय नहीं भी याद करेंगे, लेकिन आपको आपको भाग जरूर पता होना चाहिए, भाग से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, अध्याय से नहीं। लेकिन आप जान लेंगे तो थोड़ा आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें भाग 13 की, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य का और समागम की बात है, तो इसमें आर्टिकल 301 से 307 का जिक्र है। और भाग 14 में बात करें तो संघ और राज्यों के बीच अधीन अधीन जो सेवाएं आती हैं जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वो आपके इसी के अंतर्गत भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। जैसे अध्याय 1 में ऐसे सेवाएं और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। भाग 14 का की बात करें, ये भाग काफी बार पूछा गया, इस पे 3 स्टार लगा लेना। और ये काफी बार पूछा गया अधिकरण जो भाग 14 का में दिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 323 से 323 खा तक इसका जिक्र है। निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो 224 से 229 खा तक। भाग की बात करें तो 15 भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की किया गया है, तो इसमें आर्टिकल 323 से 342 का तक का जिक्र है। और भाग 17 में राजभाषा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो यहाँ पर इन्होंने यूपीपीसीएस 2023 भी लिख दिया है। राजभाषा कौन से भाग में आता है, तो भाग 17 में आता है, आर्टिकल 343 से 351 तक इसका जिक्र है। अब इसमें भी संघ की भाषा अध्याय में बांट दिया भाग 17 को। क्षेत्रीय भाषाएं भाग अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, और भाग 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात करें, भाग 18 में जो है वो आपात उपबंध का जिक्र किया गया है, 352 से 360 तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाग 19 में प्रकीर्ण 361 से 367, ये भी आपका संविधान संशोधन भी काफी बार भाग पूछा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भाग 20 में संविधान संशोधन का जिक्र है 368 के अंतर्गत। और भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से 392 तक। भाग 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किया गया है, तो 393 से 395 तक। अब हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की ओर बढ़ेंगे, तो संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। तो भाग अनुच्छेद 1 में किसका जिक्र किया गया है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन अगर करना हो, मान लो राज्य का नाम बदलना हो, जिले का नाम बदलना हो, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाएं बदलनी हो, तो भाग अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बदलेगा। भाग 5 अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, तो वो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ, समानता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 से जो आपका स्टार्ट हो जाते हैं वो आपके मूल अधिकार से संबंधित हो जाते हैं, और मूल अधिकार से 2 से 3 आर्टिकल जरूर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थान, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसरों के विषयों में अवसर की समानता का उल्लेख। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष संरक्षण के संबंध में संरक्षण। तो देखिए ना कितना समराइज कर दिया जो है, डायरेक्ट 3 के बाद 5 दे दिया, 5 के बाद 14। तो ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल पहले से ही इसमें दे रखे हैं, इसमें शॉर्ट कुछ किया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट की बात करें, ये अपने आप में बहुत शॉर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों का बहुत महत्व, जब आप देंगे जाके एग्जाम तो वहां देखेंगे इनमें इस बुक से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 की कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 25 की अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गई है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत सहकारी समितियों का संवर्धन और अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल 45 आता है। तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत किसका जिक्र है? तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, अनुच्छेद 48 का की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है आर्टिकल 48 का में है। आर्टिकल 50 की बात करें, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का जिक्र है। अनुच्छेद 51 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। 51 का की बात करें तो मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 55 आर्टिकल 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, जो राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है उसमें आर्टिकल 57 में जिक्र है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता का, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 61 में जो बात की गई है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट का जिक्र है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र है। और अनुच्छेद 70 की तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लवकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 75 एक में प्रधानमंत्री का जिक्र है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये अनुच्छेद 75 एक में जिक्र है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी एक होगा। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान, और अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। तो इसे 79, 80, 81 को सरला के नाम से याद कर लीजिए, सरला। तो सा से हो जाएगा संसद की गठन अनुच्छेद 79 में, और रा से हो जाएगा राज्यसभा का की संरचना अनुच्छेद 80 में, और ला से हो जाएगा लोकसभा की संरचना 81 में। और अनुच्छेद 83 एक के अंतर्गत राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 की बात करें, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का जिक्र है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय का जिक्र है। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष में जब बराबर होता है तब कर सकता है उसका। अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है जो क्वेश्चन। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जिक्र है। अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अनुच्छेद 117 में जो आपका आर्टिकल है या संविधान है उसमें बजट का कहीं जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 117 की बात करें, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किए जाना की बात की गई है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आता है आर्टिकल 124 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट की बात करें 137 की तो उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति का जिक्र किया गया। आर्टिकल 123 की बात करें तो इसको आई लव यू आर्टिकल भी बोलते हैं 143 को, क्योंकि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन उसे मानना या ना मानना जो है वो राष्ट्रपति के स्वविवेकाधिकार पर निर्भर करता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो दी गई है आर्टिकल 143 में। और आर्टिकल 148 में राष्ट्रपति भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र किया जाता है। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। और 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लवकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो बात की गई है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात की गई है। अनुच्छेद 164 एक के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाहकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता की बात की गई है। अनुच्छेद 169 की बात करें तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन की बात की गई है। अनुच्छेद 174 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेने की बात कही गई है। अनुच्छेद 201 की बात करें तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात कही गई है और 213 की बात करें तो विधान मंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इसी में छुपा है 123 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है और 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। आर्टिकल 214 की बात करें तो राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने की बात की गई है और आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालयों के गठन की। आर्टिकल 217 की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों की बात की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा 19 की बात करें 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय कुछ रेटें निकालने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 231 के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई और अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की। अनुच्छेद 239 काका में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की। 243 का मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राम सभा। 243 का में पंचायतों के गठन की। 243 गा में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। नेक्स्ट की बात करें 243 घा के अंतर्गत जो बात की गई है पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की। 243 झा के अंतर्गत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। 243 टा के अंतर्गत पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान है और 243 ठा के अंतर्गत न्यायपालिका के गठन की व्यवस्था की गई है। 243 याका में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन और 243 याचा में जिला योजना के लिए समिति का। 243 या झा में सहकारी समितियों का निगमन और 247 के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 249 की बात करें राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट की बात करें आर्टिकल 253 के अंतर्गत जो बात की गई है अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की व्यवस्था और आर्टिकल 262 में अंतरराज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 267 के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 229 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया। आर्टिकल 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र किया गया। आर्टिकल 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होने की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 326 की बात करें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का जिक्र किया गया है। ये थोड़े अटपटे आपको लगेंगे आर्टिकल क्योंकि ये थोड़े बोरिंग भी है पढ़ने में और इन्हें 8 से 10 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज रिकॉल होती चली जाएगी। इसीलिए इसे छोटा बनाया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा आप इसका रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट की बात करें आर्टिकल 323 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व जो है आर्टिकल 331 के अंतर्गत ये जरूर याद रखना 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का
जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है। तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा निष्प्रभावी किया गया? वो 104 के इसमें 5 स्टार लगा लेना, ये तो आपका क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि ये आपका करंट का भी मुद्दा बनता है एक प्रकार से, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें आर्टिकल 332 की, तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण। अब यही आपका 331 के बाद 333 आता है, इसमें राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया, ये भी आपका ये राज्य के लिए है और वो संघ के लिए था। नेक्स्ट की बात करें 338 की, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था, और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में आता है आपका आर्टिकल 338 खा। 338 खा के अंतर्गत पिछड़ी वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था, और 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, और 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का जिक्र किया गया है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं। 350 का में भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का जिक्र किया गया। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की बात की गई है। आर्टिकल 356 की बात करें तो संघ राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में इसका जिक्र किया गया है। इसी को हम राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं। 356 को अभी तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में जो इसका करंट का डाटा अपडेट हुआ है, पहले इसका डाटा अलग था, अब डाटा अलग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनुच्छेद 356 60 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान आर्टिकल 360 के अंतर्गत है, जो भारत में अभी तक आर्टिकल लागू नहीं हुआ। आर्टिकल कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 368 की बात करें तो संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की बात की गई है। नेक्स्ट की बात करें अनुसूचियां और उनके विषय की, तो पहली अनुसूची में जो बात की गई है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की। दूसरी की बात करें तो राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की। तीसरी की बात करें तो शपथ या प्रतिज्ञान की प्रारूप की बात की गई है। चौथी की बात करें तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है, और पांचवी की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन और नियंत्रण संबंधी बात की गई है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM ऐसे याद कर लेना। छठी का ATMM से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के संबंध में उपबंध दिया गया। छठी में ये 4 ऑप्शन तो दे ही दिए जाते हैं, इनमें से कौन नहीं है ये पूछ दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात 7वीं की बात करें, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, जो संविधान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण का वर्णन है। 10वीं में बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, और 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अब क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालय की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई, मध्य का प्रयागराज या इलाहाबाद, उत्तरी का नई दिल्ली और दक्षिणी परिषद का चेन्नई। नोट की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने नोट बनाकर इसे लिख दिया। अब कुछ राज्य हैं और उनके गठन वर्ष की चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953। गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तो 21 जनवरी 1972। सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987। गोवा का 30 मई 1987। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000, और उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000, और झारखंड 15 नवंबर 2000 में हुआ था। तेलंगाना जो अभी हाल ही में हुआ था तो 2 जून 2014 को।
अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में क्या-क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत उल्लिखित है और जो डीपीएसपी है वो 4 में। ये जो मौलिक अधिकार हैं वो आपका अमेरिका से प्रेरित हैं और ये जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति जो है नकारात्मक है और इनकी नीति निर्देशक की सकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और इनके उल्लंघन के लिए दंडित किए जाने का प्रावधान है और ये जो गैर वाद योग्य हैं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट की बात करें मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है और जो डीपीएसपी है वो नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार की बात करें व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं और ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए हैं और नागरिक को स्वतः प्राप्त हैं मौलिक अधिकार। और नीति निषेध तत्व की बात करें तो सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है वो आर्टिकल 51 काम के अंतर्गत है। भारत के जो मूल कर्तव्य हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पूछ भी देता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है या है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा जो आता है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित रहें। सातवें की बात करें भारत के सभी लोगों की समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट आता है इस प्रकार जो 11 हैं। नेक्स्ट की बात करें हमारी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट की बात करें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट की बात करें यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब कुछ राष्ट्रपति हैं और उनका जो कार्यकाल है वो आप याद रखिए। पहले का आप याद रखिए राजेंद्र प्रसाद थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए 13 मई 62 से 13 मई 1967 तक रहे। फिर जाकिर हुसैन आए, फिर बीबी गिरी, फिर जो फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आपका आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और फिर के आर नारायणन, फिर आपका एपीजे अब्दुल कलाम और फिर आपके 12वें नंबर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और 13वां नंबर आपका प्रणब मुखर्जी। 14वां रामनाथ कोविंद का जो क्रम है वो 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक का। और नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 25 जुलाई से 2022 से अब तक जो है वो इनका है। और इनके क्रम की बात करें तो इनका क्रम जो है 15वां है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये इस प्रकार है। पहला जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 52 से 62 तक रहे। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 52 से 57 एवं द्वितीय कार्यकाल 57 से 62 तक इन्हीं का रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथा आपका गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवा जी बीडी जित्ती, फिर आपका न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और 7वें नंबर पर डॉक्टर वेंकट रमन, 8वां नंबर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 9वें नंबर पर के आर नारायणन, 10वां नंबर कृष्णकांत और 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत और 12वां नंबर जो था वो हामिद अंसारी का था। आपका 2007 से 2017 तक ये रहे 10 साल। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 12 और द्वितीय कार्यकाल 2012 से 17 तक का 2 कार्यकाल आपके पूरे किए थे हामिद अंसारी ने। और पहले जो थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन उन्होंने भी 2 कार्यकाल किए थे। नेक्स्ट वेंकैया नायडू की बात करें तो 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहे। वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2022 से अब तक।
तो जो इनका क्रम पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति का 14वां है, और उनका जो क्रम पूछा जाए व्यक्ति के अनुसार तो राष्ट्रपति का तो 15वां है। अब हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा आए जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे। फिर गुलजारी लाल नंदा फिर आए, एक कार्यवाहक रहे, 2 बार इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का निर्वहन किया। फिर इंदिरा गांधी आई 1966 से 77 तक। फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी 8वें नंबर पर आई, 14 जनवरी 1980 से 84 तक रही। और फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिंहा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर 16 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह आए, फिर आपका वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं 26 मई 2014 से अब तक। जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे वो 2 बार आपका रहे, और इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के पद को आसीन किया। नेक्स्ट की बात करें राज्यसभा की सदस्य संख्या की, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, कितने हैं? 80 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और सबसे आपका राज्यसभा आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है ओनली, असम में 7, बिहार में 16 है। बिहार भी याद रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं, और गोवा की 1, गुजरात में 11 है, और हरियाणा में 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3, और जम्मू एवं कश्मीर में 4 सीटें हैं। झारखंड में 6 हैं, कर्नाटक में 12, केरल में 9, और मध्य प्रदेश में 11 है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करें तो 19, मणिपुर में 1, एक बार एक जगह लिख लीजिए। मणिपुर की 1, जो नॉर्थ ईस्ट में है मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अभी तक एक ही एक आ रहे हैं, गोवा में भी एक ही आ रहे हैं। अब ये नागालैंड और यहाँ पर भी एक ही है, तो नॉर्थ ईस्ट के 1 2 3 4 5 तो अभी तक हो गए हैं, उनमें एक ही है। और ये देखिए सिक्किम में भी एक है, और पुदुचेरी में भी एक है। उड़ीसा में 10 सीटें हैं, और दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। पंजाब की बात करें तो 7 सीटें हैं राज्यसभा में, और राजस्थान की 10, और त्रिपुरा की 1 है, उत्तराखंड की 3 है, और तेलंगाना की 7 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की जो 31 सीटें हैं राज्यसभा में, और तमिलनाडु की 18 है, और पश्चिम बंगाल की जो है वो 16 है। अब नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं, ये अभी और रह गए हैं। लोकसभा सदस्य सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें। और सबसे ज्यादा आपका राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें 31 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ये याद रखिएगा, राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश में की हैं, और लोकसभा में 80 सीटें। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, असम की 14 है, और बिहार की 40। यानी बिहार में 40 हैं और उत्तर प्रदेश में 80। छत्तीसगढ़ की 11 हैं, गुजरात की 26, गोवा की बात करें तो 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4, हरियाणा की 10 सीटें हैं, और झारखंड की 14 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 सीटें लोकसभा की हैं, और केरला की बात करें तो 20 सीटें। नेक्स्ट कर्नाटक की बात करें तो 28, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29, और नागालैंड की बात करें तो 1, और मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी एक ही सीट है। मेघालय की 2 सीटें हैं, मणिपुर की 2 सीटें हैं। उड़ीसा की बात करें तो 21 सीटें हैं, पंजाब की बात करें तो 13, राजस्थान की बात करें तो 25, सिक्किम की 1 सीट है, तेलंगाना की 17, और तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, त्रिपुरा की 2, और उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें हैं। तो ये आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी पूछ देता है, तो आप इस प्रकार से इसे लर्न कर लीजिएगा। पहला नंबर आपका 80 नंबर पे के साथ उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरा नंबर आपका पश्चिम बंगाल, और चौथा नंबर आपका बिहार का आता है। और फिर जो अंडमान निकोबार है वहां पर 1 सीट है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव की 2 सीटें हैं, पुदुचेरी की 1 सीट है, चंडीगढ़ की 1 है, और एनसीआर की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 7 सीटें हैं, और लक्षद्वीप की 1 है, और लद्दाख की 1 सीट है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। दूसरे की बात करें तो एम अनंत सैनम अयंगर थे। पहले की बात करें तो 15 मई 1952 से 27 मई 1956 तक का कार्यकाल रहा था, बस पहले ही का आपको पता होना चाहिए।
तीसरे की बात करें तो हुकुम सिंह, चौथे की बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो एन संजीव रेड्डी, और पांचवें जी.एस. ढिल्लन भी रहे हैं, और छठे बलीराम भगत, और सातवें की बात करें के एस हेगड़े, और आठवें बलराम जाखड़, रवि राय, और 10वीं की बात करें शिवराज पाटिल, और पी ए संगमा भी रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। 11वां क्रम था इनका। और 12वें पे जी एम बालयोगी, 13वां क्रम मनोहर जोशी का था, और 14वें सोमनाथ चटर्जी। मीरा कुमार जो थी वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, 15वां क्रम था। फिर उसके बाद दूसरी महिला अध्यक्ष की बात करें सुमित्रा महाजन। वर्तमान में 2019 से अब तक जो हैं वो ओम बिरला जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, 19 जून 2019 से अब तक। अब हम पंचायती राज समितियों की बात करेंगे तो पहली जो समिति थी बलवंत राय मेहता, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश की थी। इसकी तो बलवंत राय मेहता जो समिति है उसकी डेट भी सन भी याद रखना 1957। अशोक मेहता ने दो स्तरीय समिति की सिफारिश की थी तो ये 1977 में आई थी। जीवी के राव 1985, और एल एम सिंघवी समिति 1986, और पी के थुंगन समिति 1988 में आई। अब वित्त आयोग की बात करें तो पहला वित्त आयोग जो था वो 1951 में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो आपका के सी नियोगी थे। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1952 से 57 तक इसका कार्यकाल था। दूसरे की बात करें तो के 1956 में बना। के संथानम, इसके कार्यकाल की बात करें 57 से 65। तीसरा ए के चंद है। चौथे में बात करें तो पीवी राजमन्नार। पांचवा जो वित्त आयोग था उसके महावीर त्यागी। छठे के ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवें के जे एम सेलेट थे, और आठवें की बात करें तो वाई वी चौहान। इन सबका आपको लर्न नहीं करना है क्योंकि इतना लर्न आप कर भी नहीं सकते हैं। बस आपको एक नजर में ये पता होना चाहिए कि अध्यक्ष ये रहे हैं, और वर्तमान में कौन पहला कौन है और वर्तमान में कौन है, दूसरा पहला दूसरा, और जो अभी चल रहा है उसके ऊपर वाला उससे पहला, बस इतना याद रखिए। नवे की बात करें तो एन के पिल्ले थे। 10वें की बात करें तो के सी पंत थे। 95 से 2000 तक का इसका कार्यकाल रहा। 11वें की अध्यक्ष की बात करें तो एम ए एम खुसरो थे, और 12वें की बात करें तो सी रंगराजन 2005 से 2010 तक रहे। ये कार्यकाल याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। 13वें की बात करें तो विजय कहलकर, और 14वें की बात करें तो वाई वी रेड्डी, और 15वें की एन के सिंह। इसका नियुक्ति वर्ष था 2017, और इसका कार्यकाल था 2021 से 2026 तक का। अभी 2016 गठित हुआ जो 2023 में नियुक्ति वर्ष रहा। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगाड़िया, और 2026 से 2031 तक का इसका कार्यकाल रहेगा। इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। अब कुछ अनुच्छेदों और उनसे विवरण की चर्चा कर लें तो अनुच्छेद 370 जो है उस पर स्टार लगा दिया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध था वो अब डिलीटेड कर दिया गया है। अनुच्छेद 371 की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371 का की तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 खा में असम के संबंध में विशेष उपबंध। इन सब में विशेष उपबंधी की बात है तो 371 गा की बात करें तो मणिपुर, और 371 घा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। 371 ऋणा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रावधान है। और 371 चा की बात करें तो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 छा की बात करें तो मेघालय राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 जा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 371 झा में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 371 झा में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। बस इन पे एक नजर आप मार लीजिएगा जिससे आपको 371 याद रखिएगा किसके संबंध में है। 371 चा याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और 6 अगस्त 2019 से प्रवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है पूरा पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो गया। एक फास्ट रिवीजन हमने कर लिया है, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिली होंगी इसमें। और जो फास्ट रिवीजन है वो हमारा 40 से 45 मिनट में कंप्लीट हो गया। हमारी पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये पॉलिटी जो हमारा फास्ट रिवीजन होता है इससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है जो हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करता है कि ये हमारी चीज कंप्लीट है। और इतना ही दिमाग में आपके रखे हुआ है कि ये चीज हमारी कंप्लीट है, वही आपके नंबर और स्कोर बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। इस समय जो है एग्जाम का प्रेशर आप पे होगा लेकिन आपको कभी टेंशन नहीं लेनी है। एक कूल माइंड से आप पढ़िए, अभी भी आपके पास समय है।
सप्ताह भर का, तो सप्ताह भर में भी स्थितियों को बदला जा सकता है। आप करंट पर फ़ोकस कीजिए, हिंदी पर फ़ोकस कीजिए और ज़्यादातर ये बुक इस बुक पर पूरा फ़ोकस कर दीजिए, आपके नंबर ऑटोमेटिक अच्छे आ जाएँगे। तो आशा करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।